बारिश से भीगी हुई रात के घने सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर लहराती हुई एक पुलिस जीप अचानक गड्ढे में पलट जाती है। मगर कुछ ही देर में उस जीप से एक बेहद घायल शख्स बाहर आया। अंधेरे में उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अपराधी जैसी चमक थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और खेतों में उगी फसल में न जाने कहां गुम हो गया। मदनपुरा गांव के चौराहे पर बना भाईचारा ढाबा सुबह के वक्त ग्राहकों से भरा हुआ था। दयाल, जो कि गल्ले पर बैठा हुआ नोट गिन रहा था, उसने ग्राहकों पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए शिवाल से कहा, शिवाल, क्या कर रहा है भाई तू? टेबल नंबर 5 वाला ग्राहक कब से रायता मांग रहा है। और कृपाल भाई, तू फटाफट हाथ चला ले, शहर वाली बस आती ही होगी। पसीने से तरबदर तंदूर पर रोटियां सेकते हुए कृपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, सही आंच में पकी हुई रोटियां ही नरम और मजेदार होती हैं। बस थोड़ा सब्र रखिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ। तब तक शिवाल पीठ पर सब्जियों का बोरा और हाथ में मसालों का झोला उठाए हाँफते हुए बोला, भैया भैया, सारी सब्जियां और मसाले मैंने गाड़ी से उतार लिए, उसका 1500 का हिसाब कर दीजिए। अरे थोड़ा सांस ले ले छोटे। भैया, आप तो देख ही रहे हैं, गाड़ी से सामान उतारना और सफाई करना दोनों मैं ही देख रहा हूँ। ना जाने ये छोटू का बच्चा कहाँ लापता है। मैं तो तंग आ गया इन नौकरों से, आजकल एक भी ढंग का नहीं मिलता। गांव का ये मशहूर भाईचारा ढाबा 3 सगे भाई मिलकर चलाते थे। दयाल, जो कि तेज बुद्धि और हिसाब किताब देखता था, वो सबसे बड़ा था। उससे छोटा कृपाल, जो कि लजीज और साफ सुथरा खाना बनाता था, और सबसे छोटा शिवाल, जो कि ढाबे का सामान लाता और साफ सफाई का काम संभालता था। तीनों में बड़ा प्रेम था, जिसकी वजह से उनका ढाबा खूब तरक्की कर रहा था। मगर तीनों की एक ही समस्या थी, जो हर महीने खड़ी हो जाती थी, दल बदलू और कामचोर नौकर। कोई भी ढंग से काम करने वाला उनके ढाबे पर टिकता ही नहीं था। देखते ही देखते शाम ढली और फिर रात हुई। देर रात दयाल गल्ले पर बैठा हुआ हिसाब लगा रहा था। कृपाल और शिवाल खाना खाने के बाद गप्पे लड़ा रहे थे। तभी एक हट्टा कट्टा शख्स लड़खड़ाता हुआ उनके पास आया और गिरकर बेहोश हो गया। फिर कृपाल और शिवाल ने उसे उठाते हुए कहा, अरे भाई, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? उठो भाई, होश में आओ। शख्स कोई जवाब नहीं देता। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो घायल भी था। कुछ देर बाद जैसे ही उस शख्स को होश आता है, शिवाल और कृपाल उसे पानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, भाई क्या नाम है तुम्हारा? तुम बेहोश कैसे हो गए? अब क्या बीमार हो? वो शख्स अपना नाम मणिराज बताता है और कहता है कि काफी वक्त से बिना खाए पिए उसे बेहोशी आ गई। फिर शिवाल और कृपाल उसके लिए गर्मा गर्म खाने का इंतजाम करते हैं। मणिराज देखते ही देखते 3 आदमियों का खाना अकेले ही चट कर जाता है। मणिराज के खाना खाने के बाद कृपाल और दयाल उसके बारे में सारी जानकारी लेते हैं और फिर बड़े भाई दयाल के पास ले जाकर कहते हैं, बड़े भैया, इसका नाम मणिराज है। ये काम की तलाश में भटकता हुआ इधर आया था, मगर हाईवे के पास इसके साथ लूटपाट हो गई। मजबूर है बेचारा, और हमें वैसे भी काम करने वाले की जरूरत है, तो क्यों ना हम इसे रख ही ले। दयाल ने मणिराज को अपनी पैनी नजर से देखा और फिर कृपाल को इशारे से अपने पास बुलाकर धीरे से कान में कहा, मुझे ये शख्स थोड़ा अजीब लग रहा है कृपाल। इसकी आंखों में मुझे किसी बहरूपिये की शख्सियत नजर आ रही है। तब तक शिवाल, जिसने बड़े भाई की बात सुन ली थी, उसने धीमी आवाज में दयाल से कहा, माफ करना बड़े भैया, पर आप तो 90% लोगों पर शक ही करते हो। देखो ना कितना भोला आदमी है, रख लेते हैं ना, अब थोड़ा काम का बोझा भी कम हो जाएगा। तब तक मणिराज भी माहौल को समझते हुए बोल पड़ा, सरकार, बस सिर छुपाने के लिए जगह दे दीजिए। परेशान हूँ, मैं बड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा, सच्ची। दयाल ने कृपाल और शिवाल का चेहरा देखा, फिर मणिराज की तरफ देखते हुए गंभीर होकर बोला, ठीक है, तुम्हें 5000 पगार और 2 वक्त का खाना मिलेगा, मगर सोने के लिए तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा, ढाबे में नहीं। जैसी आपकी इच्छा सरकार, मैं उस सामने वाले बरगद के चबूतरे पर सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अच्छा चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा। हाँ। मणिराज भावुक होकर दयाल और दोनों भाइयों को खूब दुआएं देता हुआ जाने के लिए मुड़ता है, मगर मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। अगली सुबह से मणिराज तीनों भाइयों के साथ ढाबे पर लग चुका था। वो बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, जैसे गाड़ी से सब्जियां और सामान उतारना, टेबल और फर्श साफ करना,
कृपाल के साथ किचन में सब्जियां काटना, लगभग सारे काम वो संभालने लगा था। कृपाल और शिवाल उसकी खूब मदद लेते। बस एक दयाल ही था जो उसे अपने गल्ले के पास नहीं फटकने देता था। खाली वक्त में मणिराज सबसे छोटे भाई शिवाल के पास बैठना पसंद करता था। एक रोज दोपहर के वक्त जब शिवाल खाली बैठा था तो मणिराज उसके पास इधर उधर देखता हुआ आया और बैठ गया। क्यों छोटे सरकार, अकेले बैठकर किन ख्यालों में खोए हो? अरे कुछ नहीं यार, बस अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। मस्त जिंदगी है उसकी, बस कलम चलाना, मेरी तरह थोड़ी ढाबा, कस्टमर और खाने में ही रह जाना। मणिराज के चेहरे पर फिर से वही शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने शायद ढाबे की कमजोर नस पकड़ ली थी। सही कहा छोटे सरकार, आप इतने गुणवान, बलवान, बुद्धिमान ना जाने किस वजह से इस ढाबे के होकर रह गए। अरे शहर में होते तो अब तक क्या से क्या बन गए होते। पढ़ा लिखा गबरू जवान जो खूबसूरत लड़कियों को अपने इशारे पर नचाता हो। बात तो सही है तुम्हारी, पर मैं ये ढाबा और अपने भाइयों को छोड़कर फिलहाल तो कहीं नहीं जाना चाहता। और रही बात शहर घूमने की, तो वो तो मैं कभी भी घूम लूंगा। खैर, मेरी तारीफ करने के लिए और मुझे समझने के लिए शुक्रिया भाई। आओ अब काम पर चलें। इतना बोलकर शिवाल वहाँ से उठ के जाने लगा। उसके पीछे मणिराज भी चल पड़ा। तकरीबन इसी तरह 1 महीना गुजर गया। मणिराज शिवाल का पिछल्ला बनकर उसके पीछे पीछे घूमता और सिर्फ उसके मन की बातें करता, हर बात में उसकी तारीफ और बखान। एक रोज दयाल ने किसी बात को लेकर शिवाल को डांटा था। शिवाल का दिमाग खराब था, तो वो दोपहर के वक्त गांव के पास वाले तालाब के पास जाकर बैठा था और उसके साथ मणिराज भी था। मणिराज ने देखा शिवाल काफी दुखी है, तो उसने भावुक होकर कहा, नहीं नहीं, अब ये तो सरासर गलत है। अरे बिन माँ बाप के छोटे भाई को कोई ऐसे डांटता है क्या? है? माफ करना छोटे सरकार, मगर आपकी जगह कोई और होता तो पलटकर जवाब देने में वक्त ना लगाता। अब खैर, अब गुस्सा थूक दो और यहाँ से चलो। इस वक्त शिवाल को एहसास हो रहा था कि मणिराज के सिवा उसकी ना किसी को कद्र है और ना जरूरत। मणिराज ने उसके दिलो दिमाग पर एक सच्चे हितैषी की जगह बना ली थी। अब बस बाकी था तो ताबूत में आखिरी कील ठोकना। ऐसे ही एक रोज दयाल गल्ले पर बैठा हुआ सामान का हिसाब लगा रहा था। तभी सब्जी का बोरा जमीन पर पलटकर हाँफते हुए शिवाल ने कहा, भैया, मुझे लगता है कि एक आदमी तो सिर्फ गाड़ियों से सामान ढोने के लिए होना चाहिए। क्यों ना हम एक और आदमी रख लें, मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। देखो शिवाल, अभी हमारे पास दूसरा आदमी रखने का बजट नहीं है। तुम्हें अगर थकान होती है तो तुम मणिराज की मदद क्यों नहीं ले लेते? इसके लिए तत्काल नया आदमी कहाँ से लाया जा सकता है? भैया, मणिराज भी तो सारा दिन किचन के अंदर कभी टेबल पर गधे की तरह काम करता है, फिर उसे बोरे उतरवाने में लगा दूं तो ये तो नाइंसाफी होगी। किसी की मजबूरी का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोपहर के वक्त जब शिवाल और मणिराज फिर से अकेले में बैठे तो मणिराज ने कहा, छोटे सरकार, आपने उस वक्त बिल्कुल सही कहा। आप इस ढाबे के नौकर थोड़ी हैं, आप तो बराबर के हकदार हैं। ये तो नौकरों का काम है। मगर बड़े सरकार भी क्या करे, उतनी आमदनी नहीं हो रही जितनी मेहनत, क्योंकि वो ढाबा पुराने तरीके से चला रहे। अरे यही ढाबा आपको चलाने को अगर मिल जाए, आप गल्ले पर बैठ जाओ तो महीने में 3 गुनी कमाई हो जाएगी। हाँ, अब वो कैसे? अरे आपका दिमाग और मेरी सूझबूझ। कुछ दिनों बाद दयाल को किसी काम से शहर जाना था और वो अपने साथ कृपाल को भी लेकर जा रहा था। इसलिए उसने शिवाल को बुलाकर कहा, शिवाल, हम कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम से। पीछे से ढाबा तुम संभालना। मणिराज नया है तो उस पर नजर रखना। आप बेफिक्र जाओ भैया, मुझे ढाबा अच्छी तरह चलाना आता है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अब। तकरीबन 15 दिनों बाद दयाल और कृपाल जब शहर से लौटे तो ढाबे को देखकर दोनों की आंखें फटी रह गई। ढाबे के बोर्ड पर भाईचारा ढाबा की जगह शिवाल का ढाबा लिखा था। दोनों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हुए। ये क्या बेहुदा मजाक है शिवाल? किससे पूछकर तुमने ढाबे का नाम बदला? हाँ? वो मैंने सोचा अब आप लोग शहर में हैं तो मैं अपना हक ले लेता हूँ, अब क्योंकि मेरा भी बराबर का हिस्सा है। अब वैसे भी मेहनत तो मेरी ही रही ज्यादा हमेशा से। दयाल की आंख भर गई। फिर कृपाल ने भी भावुक होकर कहा,
ये क्या बोल रहा है मेरे छोटे भाई? हम भाई थे ना, या कोई बिजनेस पार्टनर? वो क्या है बड़े सरकार कि अब आपके छोटे भाई भी तो बड़े हो गए हैं? कब तक आपकी गोद में रहते? आपको तो खुश होकर आशीर्वाद देना चाहिए। आखिर में दयाल के कहने पर ढाबे का कोई बंटवारा नहीं होता। वो पूरा ढाबा शिवाल को देकर दयाल और कृपाल शहर चले जाते हैं। अगले कुछ ही दिनों में ढाबे का रंग ढंग बदल चुका था। मणिराज बाजार से घटिया किस्म के सामान मंगवाता और उनसे बेगर्जियों की तरह खाना बनवाता। फिर शिवाल की आंखों में धूल झोंककर मुनाफा जेब में रखता। वहाँ सब कुछ बदल चुका था। पुराने वफादार नौकर निकाल दिए गए थे। ग्राहक खाना खाकर गालियां देते हुए जाते। ये मटर पनीर है? अरे इससे अच्छा तो कच्चे चने खा लेता। अरे जब से ये नया लौंडा गल्ले पे बैठा है, स्वाद का सत्यानाश हो गया है। अरे चलो भाइयों चलो, आज के बाद इस ढाबे पर खाने ही नहीं आना है। हाँ चलो 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 चलो। हाँ चलो। एक महीने बाद ढाबे की हालत देखते बन रही थी। कौवे उड़ने लगे थे वहाँ। बर्तन चारों तरफ बिखरे पड़े थे। फिर बीच आंगन में बैठा शिवाल बैंक का नोटिस पढ़ते हुए बोला, अब ये क्या है? उधर राशन का कर्जा लाख रुपए पहुंच चुका है। सब्जी वाला उधार नहीं दे रहा। अब ये बैंक का कैसा नोटिस है? मणिराज काला चश्मा लगाकर बिल्कुल सज धज कर टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठा था। ध्यान से देख छोटे, वो रोज आने वाला बैंक का नोटिस नहीं, ढाबे के कागजात हैं। तूने ढाबा मेरे नाम कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो धोखा है। इतने सारे लोन के पेपर्स पर साइन कराते कराते तुमने धोखे से ढाबे के कागजात पर भी मेरी साइन ले ली। हाँ तो तेरा कर्जा भी तो भरा है मैंने। कम से कम इस ढाबे में 1/3 हिस्सा तो मेरा हो ही गया। कमीना, तूने मुझे धोखा दिया। तेरी वजह से मैंने अपने राम लखन जैसे भाइयों को धोखा दे दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शिवाल मणिराज को मारने के लिए लपका, मगर तभी मणिराज ने उसे एक जोरदार घूंसा जड़ा। शिवाल बेदम होकर जमीन पर गिरकर रोने लगा। शिवाल को घूंसा जड़ने के बाद मणिराज मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके ठीक सामने पुलिस की एक जीप आकर रुकी और इंस्पेक्टर ने फुर्ती से उतरकर उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे रे इंस्पेक्टर साहब, आपको धोखा हुआ है। असली मुजरिम अंदर है। हाँ, जो मेरी जमीन हड़पना चाहता है। अरे नाना मैनेजर साहब, इस बार असली मुजरिम पहचानने में मुझसे कोई भूल नहीं होगी। तब तक दयाल और कृपाल भी जीप से उतरकर आते हुए मणिराज से बोले, मणिराज उर्फ कैदी नंबर 420, तुझे लगा कि हम दोनों शिवाल के बदले व्यवहार से दुखी होकर हमेशा के लिए उसे छोड़ देंगे? अरे हमारा खून का रिश्ता है, समझा? इतनी छोटी छोटी बातों पर हम गांव वाले भाइयों का साथ नहीं छोड़ते। तो शहर जाना सिर्फ बहाना था, है? तू कमीना है, हम समझ चुके थे। पर शहर हम तेरी असलियत पता लगाने गए थे कि आखिर में तू कितना बड़ा कमीना है। जिस दिन तू पहली बार ढाबे पे आया था, उसी दिन मुझे तेरी कलाइयों पर हथकड़ी से छिलने का निशान दिख गया था। दयाल और कृपाल बाबू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक शातिर अपराधी है जिसने बैंक मैनेजर होते हुए सरकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला किया था, लेकिन एक रात दूसरे जेल में तबादले के दौरान एक दुर्घटना के चलते ये फरार हो गया। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। मणिराज पहले गिड़गिड़ाया, फिर धमकी देने लगा, मगर पुलिस ने उसकी एक न सुनी और उसे जीप में भरकर रवाना हो गए। इधर शिवाल रोते हुए अपने दोनों भाइयों के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो भैया। मुझसे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैं आपके बिना चाय की दुकान नहीं चला सकता अभी। ये ढाबा क्या चलाऊंगा? देखा भैया, इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। उठ जा मेरे लाडले भाई शिवाल, कोई बात नहीं होता है। इसीलिए तो कहता रहता हूँ, अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हाँ। कृपाल दयाल के साथ साथ शिवाल भी खिलखिलाकर हंस पड़ता है। फिर तीनों गले मिलते हैं।